हाँ, ओके ओके। गुड इवनिंग। अभी हम इंडिया के जो फिजिकल रीजन्स में जो दूसरा फिजिकल रीजन है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, इसके बारे में हम समझेंगे। इसको ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया भी कह सकते हैं। ग्रेट प्लेन, विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ये भी इसको कह सकते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान या भारत के उत्तरी मैदान, कुछ भी कह लो, भारत का उत्तर का मैदान है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल रीजन्स में दूसरा फिजिकल रीजन है ये हिमालय पर्वतमाला वाला, जो पहला फिजिकल रीजन हो गया। अब इसको हम समझेंगे। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो कहाँ, कैसे है, कैसे उसका निर्माण हुआ, लंबाई चौड़ाई कैसे क्या है, तो उसकी कुछ जो है फीचर्स है उनके बारे में हम समझेंगे। तो ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उसके बारे में हम समझ रहे हैं, उसके बारे में हम समझ रहे हैं। इतना ही काफी है। तो उत्तर भारत का जो मैदान है, उत्तर भारत का मैदान है वो हिमालय पर्वतमाला, तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है, उसके दक्षिण से शुरू होता है, वो वहाँ उसकी उत्तरी सीमा है। तो शिवालिक हिमालय के जो साउथ में है, शिवालिक हिमालय के जो साउथ में जो है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ये क्या है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है, HFF। तो सबसे पहले जो हम उत्तर भारत के मैदान की सीमा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसकी सीमा कितनी है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देख रहे हैं सीमा, इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक ये है। तो उत्तरी सीमा है वो तो है HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट से लेकर, और पश्चिमी सीमा जो इसकी है ये भारत में ही नहीं, भारत के अलावा पाकिस्तान तक ये है। पाकिस्तान के यहाँ पंजाब से लेकर, पाकिस्तान के पंजाब से लेकर जो है ये कहाँ तक है, नागालैंड तक है, नागालैंड तक है। तो पश्चिमी और पूर्वी सीमा इस तरह की है, यहाँ तक है, नागालैंड तक, यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ तक ये है। तो ये तो इसकी हो गई पूर्वी पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा। और इसकी जो दक्षिणी सीमा है, दक्षिणी सीमा है जो यहाँ पर गुजरात के कच्छ से लेकर, गुजरात के कच्छ से लेकर, और जो यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला है, ये यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के बाद ये जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज है। तो इसकी जो सीमा है ये विंध्यन रेंज से लेकर, विंध्यन रेंज के बाद में यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, और छोटा नागपुर पठार, इस तरह से ये है इसकी, ये दक्षिणी सीमा है। मतलब यहाँ से कच्छ से लेकर अरावली पर्वतमाला का कुछ हिस्सा, इसके बाद में ये विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज के बाद में ये जो है छोटा नागपुर के पठार से ये फिर यहाँ तक पश्चिम बंगाल के आसपास, यहाँ पश्चिम बंगाल में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है यहाँ पर, तो वो हम समझेंगे। इस तरह से ये उत्तर भारत का विशाल मैदान की ये सीमा है, उत्तर भारत के विशाल मैदान की ये सीमा है, ये HFF है। और यहाँ पर 300 मीटर की जो समोच्च रेखा है वो भी है। तो 300 मीटर की जो समोच्च रेखा है ये यहाँ पर है, तो ये है जो ये। अब इसमें सबसे पहले जो उत्तर भारत के जो मैदान है, इसमें इसका सब डिवीजन जब हम करते हैं, इसका उप विभाजन जब हम करते हैं, तो इसमें और कौन कौन से मैदान जो हैं वो आते हैं, वो भी हम देखेंगे। और एक एक मैदान के बारे में हम चर्चा करते चलेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते चलेंगे, और वो सब हम एक एक के बारे में हम उन सब चीज़ों के बारे में देखते चलेंगे सब। और इसकी सीमा ये हो गई। इसकी सीमा के बाद में हाँ, इसका एक सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू हम देख रहे हैं। तो इसका हम ओवरव्यू हम इस तरह से देख रहे हैं, पूरे उत्तर के भारत के पूरे मैदान के बारे में हम सब पढ़ रहे हैं कि इसकी सीमा क्या है, इसका निर्माण कब हुआ। ये फिजिकल रीजन्स में सबसे नवीनतम भाग है, नवीनतम प्रदेश है, नवीनतम प्रदेश है। और इसका निर्माण जो हुआ है वो हुआ है प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन, होलोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन इपोक में, प्लिस्टोसीन होलोसीन इपोक है।
ये कब से शुरू होता है? 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन साल पहले, 2 मिलियन साल पहले से इसका निर्माण हुआ है और अभी तक हो रहा है। होलोसीन का मतलब है नवीनतम जो इपोक है वो है 10,000 साल पहले से ये शुरू हुआ है और अभी भी होलोसीन चल रहा है। तो अभी तक इसका निर्माण, ये नवीनतम काल है और नवीनतम प्रदेश है जिसमें इसका ये निर्माण काल ये है। और इसकी जो उत्पत्ति के बारे में जब हम पढ़ते हैं हिमालय को के साथ साथ जब इसको देखते हैं तो इसकी उत्पत्ति से संबंधित एक फोर डीप थ्योरी है। फोर डीप का मतलब है अग्रगर्त। हिमालय का जो शिवालिक पर्वतमाला के जो साउथ में जो एक गर्त था उसका नाम है फोर डीप, और उस गर्त में हिमालय पर्वतमालाओं से जो नदियां निकलती हैं उस नदियों से अवसादों का यहाँ पर निक्षेपण होता रहा, अवसादों का जमाव होता रहा और वो फोर डीप जो था उसको फोर डीप कहा, अग्रगर्त फोर डीप। ये फोर डीप जो था, ये फोर डीप उन अवसादों से भरता गया और उन अवसादों के जमाव होने से इस उत्तर के मैदान का निर्माण होता गया और अभी भी ये चल रहा है। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां और कुछ प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के अवसादों के निक्षेपण से इस मैदान का निर्माण हुआ है। और कब हुआ है? प्लिस्टोसीन से होलोसीन तक इसका निर्माण काल चलता रहा है। अभी तक ये जो फिजिकल रीजन्स में नवीनतम भौतिक प्रदेश है। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई है 3200 मीटर, 3200 मीटर है, जो पाकिस्तान के यहाँ से पोतवार बेसिन से लेकर या पाकिस्तान के पंजाब राज्य से लेकर नागालैंड तक है, 3200 मीटर है। पर भारत में इसकी कितनी लंबाई है? 2400 मीटर, 2400 मीटर है। ये इंडिया में है। पूरी लंबाई में जब पाकिस्तान भी इंक्लूड हो जाता है तो ये 3200 तक हो जाती है। तो ये है। इसका फिर सब डिवीजन करते हैं, उपविभाजन जब हम करते हैं, इसका उपविभाजन करते हैं तो इसको मुख्य रूप से इसको 4 मैदानों में बांटते हैं। 4 मैदान ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो जो ये है पंजाब का मैदान है। पंजाब का मैदान है। ये अरावली दहली कटक है। अरावली दहली कटक से इसकी सीमा निर्धारित होती है। तो ये है पंजाब का मैदान है। पंजाब के मैदान के बाद में ये क्या है? राजस्थान का प्लेन है। राजस्थान का मैदान है। पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, और ये है गंगा का मैदान, गंगेटिक प्लेन है। ये गंगा का मैदान है। गंगा के मैदान के बाद में जब गंगा नदी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जब चली जाती है पानी अपना इसका, तो उसके बाद जो उत्तर पूर्व हिमालय है इससे निकल कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का जो ये मैदान है इसको ब्रह्मपुत्र प्लेन या इसको आसाम का मैदान या ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से इसको जानते हैं। और ये पूरा उत्तर का मैदान है, ये मुख्य रूप से 3 नदियों के अवसादों के निक्षेपण से ही हुआ है, जिसमें एक तो सिंधु है, एक गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है। तो इसको उत्तर भारत के विशाल मैदान के साथ साथ इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से भी इसको हम कहते हैं कि ये कौन सा मैदान है? इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें 3 नदियां ही हैं। और ये जो है आसाम, इसको क्या बोल देंगे? गंगा के मैदान के बाद में ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है या आसाम प्लेन है? ब्रह्मपुत्र का प्लेन है। ये किसका मैदान है? ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर है मुख्य रूप से। ये 1 मिनट रुको। ये इसको ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। जो ये है गंगेटिक प्लेन है, ये यहाँ तक, यहाँ पर विंध्य पर्वतमाला है, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, ये विंध्यन रेंज है, और यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है,
अरावली दिल्ली कटक है, छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार के बाद में जो ये बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश आ जाता है, ये बांग्लादेश है। और यहाँ बांग्लादेश तक का ये जो है तिस्ता नदी तक का जो ये है गंगेटिक प्लेन है। तिस्ता नदी के बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी का ये मैदान है, इसको ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये उत्तर भारत के विशाल मैदान का सब डिवीजन है। इसमें मुख्य रूप से 4 मैदानी प्रदेश ही आते हैं। इनको हम एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लंबाई, चौड़ाई, निर्माण, विस्तार के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम एक एक मैदान को देखते चलेंगे, किस किस तरीके से, कैसे उसका क्या विशेषताएं होती हैं, उन सब को हम देखते चलेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं पंजाब का मैदान। सबसे पहले हम देख रहे हैं पंजाब का मैदान। पंजाब, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, 5 नदियों की भूमि को पंजाब बोला जाता है, पंजाब मैदान। तो इसमें 5 नदियां कौन कौन सी हैं? इसमें इस पंजाब मैदान का जो निर्माण है वो हुआ है सिंधु और उसकी सहायक नदी, सिंधु या इंडस, सिंधु ये इंडस रिवर है, इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उससे इसका निर्माण हुआ है, सहायक नदियां जो हैं। अब इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, कैसे ये हैं, और उन नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब जो बोलते हैं, उसके अलावा और भी इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उन सबको हम देखेंगे। तो इसको जूम कर लेते हैं हम एक प्लेन को ही। तो सबसे पहले हम जब देख रहे हैं तो इसमें पंजाब के मैदान में हम देख रहे हैं पंजाब प्लेन है। पंजाब प्लेन में हम ये देख रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर और ये पंजाब शुरू हो गया, यहाँ से फिर ये इतना ही हम देख रहे हैं। तो ये तो जो जास्कर और लद्दाख के बीच में ये जो नदी है वो है इंडस रिवर। तो इसका जो पंजाब का मैदान है ना, वो इंडस और उनकी सहायक नदियों से निर्मित है। इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी हैं, इसकी मेन रूप से यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो वो ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये है, इन नदियों से, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज से इस मैदान का निर्माण होता है। और ये इंडस नदी है। इंडस नदी के बाद में और 2 नदी जो होते हैं उनके बीच की भूमि को बोला जाता है दोआब बोला जाता है, दोआब क्षेत्र। तो 2 नदी के बीच की भूमि होती है। अब इसमें कौन कौन से दोआब बनते हैं वो भी हम समझेंगे। अब इंडस नदी में सबसे पहले जो ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से ही झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास नदियां, ये चारों नदियां कहाँ से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी मानसरोवर लेक जो है तिब्बत में, मानसरोवर लेक के राक्षसताल जो जल स्रोत है उससे निकलती है, राक्षसताल। और ये जो इंडस नदी है ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के जो राक्षसताल से नहीं, मानसरोवर लेक है उसके दूसरा जो जल स्रोत है, राक्षसताल के अलावा एक अन्य जल स्रोत है, उसको बोलते हैं सिंगी खंबान से निकलती है। कहाँ से? ये दोनों कहाँ है? सिंगी खंबन और राक्षसताल मानसरोवर लेक में है, वहां से निकलती है। और झेलम कहाँ से निकलती है? झेलम, चिनाब और रावी। झेलम है हिमाचल प्रदेश में शेषनाग लेक के पास में ही एक जल स्रोत है, उसका नाम है वेरीनाग। तो शेषनाग के वेरीनाग जल स्रोत है, वहां से कौन निकलती है? शेषनाग के वेरीनाग जल स्रोत से, शेषनाग के वेरीनाग जल स्रोत है, वहां से ये निकलती है। इसके अलावा चिनाब कहाँ से निकलती है? बारालाचाला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहां से लगभग चंद्र और भागा 2 नदियों के मिलने के बाद में चिनाब नदी बनती है। तो चिनाब नदी इस तरह से है। और रावी कहाँ से निकलती है? रावी रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग पास है वहां से रावी निकलती है। और ब्यास कहाँ से निकलती है? ब्यास हिमाचल प्रदेश का जो ब्यास कुंड है
वहां से निकलती है और सतलज सिपकेला दर्रे से प्रवेश करती हुई और किस में मिल जाती है, आगे चल के पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से इंडस है, इंडस के बाद में ये झेलम है, और झेलम के बारे में हम डिपॉजिट्स वगैरह कश्मीर वैली में जिस तरह से ये जाती है और उसके बारे में हमने पढ़ी लिया था। झेलम है, झेलम के बाद में जो चिनाब है, चिनाब कहाँ से निकल रही है, बारालाचाला दर्रे से निकल रही है। बारालाचाला दर्रा ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। रावी कहाँ से निकल रही है, रावी कहाँ से निकल रही है, रोहतांग दर्रा है एक यहाँ पर, रोहतांग पास है, वहां से निकल रही है। और व्यास किससे, व्यास कुंड है, व्यास कुंड है उससे निकल रही है। और ये सतलज तो हम राक्षस ताल से निकल ही रही है। तो इस तरह से ये झेलम है, इसको हाँ झेलम है, झेलम कहाँ से निकल गई, यहाँ से शेषनाग से, वेरीनाग जल स्रोत है इससे, यहाँ से। इसके बाद में इस झेलम में स्पष्ट नहीं हो रहा, थोड़ा और मैप बनाता हूं मैं अच्छे से क्लियरली दिखे, इसलिए अच्छे से हम मैप बनाएंगे और उसमें अच्छे से हम देखेंगे। ये है, तो इस तरीके से ये तो हो गई इंडस, इंडस के बाद में ये झेलम, झेलम के बाद में क्या हो गई, चिनाब। ये चिनाब है, चिनाब है, चिनाब, चिनाब और झेलम ये दोनों मिलने के बाद में किस में मिलती हैं, रावी में। ये इंडस है, ये झेलम है, ये क्या है, चिनाब है। फिर रावी नदी जो है, रावी नदी में आगे जाकर यहाँ से रावी कहाँ से निकल रही है, तीनों ये तीनों तो जो चारों नदी हैं, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, चारों नदी कहाँ से हैं, हिमाचल प्रदेश से निकल रही हैं। हिमाचल प्रदेश और ब्यास नदी जब यहाँ से निकलती है और ऊपर से ये सतलज आती है, इसमें मिल जाती है। ये थोड़ी बड़ी बना लेते हैं इसको, हाँ ये ब्यास है। तो हिमाचल प्रदेश से ही निकल रही हैं चारों नदियाँ, इनका उद्गम स्थान है। आगे नदियों के बारे में और इन सब चीज़ों को डिटेल में हम पढ़ेंगे, पर अभी के लिए यही है कि इन नदियों से जो निर्मित मैदान है, और ये झेलम है, चिनाब है, रावी है, ये ब्यास है और ये है सतलज। तो सतलज में आगे जाकर ये तीनों नदियां मिल जाती हैं और सतलज आगे जाकर किस में मिल जाती है, आगे जाकर मिठानकोट यहाँ पाकिस्तान में जाकर ये सिंधु नदी में मिल जाती है और ये फिर कहाँ पर, अरब सागर में अपना जल छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये है, इस तरीके से ये है, इस तरीके। अब ये जो मैदान है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज द्वारा जो ये 5 नदी हैं, इनसे निर्मित मैदान है ना, इसी को पंजाब का मैदान बोलते हैं। झेलम, इसमें इंडस नहीं है, इंडस तो जम्मू कश्मीर में है ही, पर इसके अलावा जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज का मैदान है, ये पंजाब की 5 नदियां हैं। इन नदियों से निर्मित जो मैदान है उसको पंजाब का मैदान बोलते हैं। और 2 नदियों के जो बीच की जो भूमि होती है, ये 2 नदी हैं, ये 2 नदी हैं। मान लो ये झेलम है और ये चिनाब है, तो इन नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको बोलते हैं दोआब। इन नदियों के बीच की ये भूमि है ना, इसको बोलते हैं क्या, कोई सी भी नदियां हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कोई सी, इसको बोलते हैं दोआब। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोआब, इसको बोलेंगे दोआब। 2 नदियों के बीच की भूमि। तो यहाँ पर कौन कौन से दोआब बनते हैं, इंडस और झेलम के बीच का जो दोआब है उसको बोलते हैं सिंध सागर दोआब, इसको बोलते हैं सिंध सागर दोआब। ये आते रहते हैं क्वेश्चंस में, मैचिंग वाले क्वेश्चन कुछ होते हैं, उनमें ये कई बार देखने को मिल जाते हैं, तो इनको अच्छे से हमें याद रखना है। इंडस और झेलम के बीच का सिंध सागर है, और चिनाब और झेलम, चिनाब और झेलम के बीच का जो दोआब है उसको बोलते हैं चाज, CHAJ, चाज दोआब। इनका नाम वैसे ये जैसे झेलम और चिनाब है, तो चिनाब से ये ले लिया CH और झेलम से J ले लिया, तो इन 2 नदियों के ही कुछ शुरुआत के जो अक्षर हैं उनको लेकर ही ये दोआब के जो नामकरण है हुआ है, तो इसको चाज दोआब बोल देते हैं। इसके बाद में इसी तरीके से जैसे कि चिनाब और रावी के जो बीच का जो दोआब है इसको रेचना बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेचना। रेचना में रावी से R ले लिया, इधर चिनाब से CH ले लिया, तो रेचना दोआब है। रेचना के बाद में जो रावी और ब्यास के जो बीच का दोआब है वो है बारी, इसको बोलते हैं बारी दोआब, बारी दोआब है। और ब्यास और सतलज के जो बीच का दोआब है
इसको बोलते हैं बिस्त दोआब। तो कुछ व्यास से बी ले लिया, एस सतलज से एस टी ले लिया, तो इस तरह से इनके कुछ शुरुआत के अक्षरों को लेकर ये दोआब का नामकरण होता है। इस तरह से ये याद रखने हैं। तो कौन कौन से हैं? पंजाब में मुख्य रूप से बारी और बिस्त हैं। बाकी उत्तरी पंजाब और कश्मीर के क्षेत्र में कुछ ये सिंध सागर और ये जो है सिंध सागर और जो ऊपर जो ये झेलम और इसके बीच में 4 दोआब है, ये है। तो इस तरह से ये दोआब बनते हैं। पंजाब में, इसमें पंजाब के मैदान में एक यहाँ पर विशेषता इसकी, पंजाब के मैदान में ये और विशेषता मिलती है कि नदियों के द्वारा जो अपर्दित भूभाग है, जिसमें हमने एक पिछले सॉइल वाले लेक्चर में पढ़ा था किस किस तरीके से सीट इरोजन, रिल इरोजन, गुली इरोजन किस किस तरीके से होता है। तो एक तरह से जो रिल इरोजन है, तो रिल इरोजन यहाँ पर पाया जाता है और वो पंजाब में होशियारपुर है। पंजाब में होशियारपुर के आसपास यहाँ पर पाया जाता है क्या? रिल इरोजन पाया जाता है। रिल इरोजन, और वहां पर क्या है, कुछ नलियां बन जाती हैं इरोजन से। कुछ मिट्टी का अपरदन जब होता है तो कुछ नलियां बन जाती हैं, और उस नलियों के बनने से कुछ एक इस तरह से जो स्थलाकृति यहाँ पर जो बनती है, उस स्थलाकृति का नाम यहाँ पर कहा जाता है चोस, CHOS या CHOSS, यस कई जगह CHAOS भी मिल जाता है। तो चोस इसको बोलते हैं, चोस इसको कहा जाता है। चोस होशियारपुर में मिल जाती है चोस स्थलाकृति। तो चोस स्थलाकृति है, इसको भी याद रखना है। और ये पंजाब के मैदान में हम पढ़ रहे हैं, पंजाब के मैदान में ये सारी स्थलाकृतियां मिलती हैं। इस तरह से ये हमको इस तरीके से ये नदियों के बीच की जो भूमि है ये मिलती है, और यहाँ पर गेहूं, चावल, मक्का की काफी पैदावार होती है। और वर्षा की बात करें तो वर्षा ज्यादा इधर है नहीं, और हमने पहले जो पढ़ा था ट्रांस हिमालय, वो चलो उसको छोड़ो, उसको बाद में करेंगे। तो ये है, तो ये है, ये हो गई बात। वर्षा ज्यादा यहाँ पर नहीं है, 50-70 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा है, ज्यादा इधर वर्षा है नहीं। और वेजिटेशन, चावल वगैरह यहाँ पर क्या है कि हरित क्रांति का सबसे पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, जो MS स्वामीनाथन जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जो पिता कहे जाते हैं, तो उन्होंने जब यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की यहाँ पर शुरुआत करी तो वो पंजाब हरियाणा के मैदान से ही शुरू करी थी। और इसमें पंजाब हरियाणा मुख्य रूप से इसमें है, पंजाब हरियाणा ही इसमें है। और वहाँ पर हरित क्रांति सबसे पहले शुरुआत करी गेहूं के लिए, और भी फसलों के लिए भी फिर उन्होंने गेहूं और चावल के लिए शुरू में करी थी, और भी फसलों के लिए बाद में शुरुआत करी। तो उस हरित क्रांति के माध्यम से क्या हुआ कि यहाँ पर रासायनिक खाद, कीटनाशक और उर्वरकों का भरपूर इस्तेमाल हुआ, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। तो उस ज्यादा इस्तेमाल से क्या है कि भूमि में पैदावार तो हमने ले ली थी, परंतु उस पैदावार के कारण हमें कुछ इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। साइड इफेक्ट ये देखने को मिले कि हमें यहाँ पर पैदावार के साथ साथ ही यहाँ पर फिर क्या है कि भूमि दलदली होने लग गई। भूमि में पानी वहाँ पर एक दलदल जैसा क्षेत्र बन जाता है, वो उपजाऊ नहीं रहता, वो एक तरह से बंजर भूमि बनने लग गई अधिक उर्वरकों के इस्तेमाल से। और जो भूमि में जो हम उर्वरक डालते हैं, जिससे कि जो केमिकल्स जो हैं, टॉक्सिक जो हैं, जो जहर है एक तरह से, वो हमारी बॉडी में भी फैलता चला गया। और जो पहले जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हुआ करती थी, जैविक कृषि हुआ करती थी, जिसमें कि देसी जो पशुओं का जो खाद, जो ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग किया जाता था, वो शुद्ध होती थी और उसमें जो शरीर के लिए पौष्टिक भी होता था और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। परंतु इसका हमें बहुत कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिला। और यहाँ पर सेम की समस्या जिसको बोलते हैं, जहाँ पर ये भूमि दलदली हो जाती है और उसमें पानी और दलदल इस तरह से होता है कि मार्सी लैंड, पीट लैंड जो बन जाती है, उसमें कुछ पैदावार होता नहीं है। फिर उसके लिए जिप्सम, रॉक फॉस्फेट वगैरह यूज करते हैं। बट मतलब जो है कि सॉइल डिग्रेडेशन तो हो ही गया, सॉइल का जो है कि हमारे मिट्टी का जो यहाँ पर क्या हुआ, निम्नीकरण हुआ और सेम की समस्या हो गई। और भूमि क्या है, लवणीय सैलाइन या अल्कलाइन क्षारीयता की यहाँ पर समस्या भी होने लग गई। अल्कलाइन समस्या, सैलाइन अल्कलाइन प्रॉब्लम्स यहाँ पर होने लग गई, लवणीयता, क्षारीयता, सेम की समस्या। और इस तरीके से ये हुआ यहाँ पर। तो अभी क्या है कि अभी हमें इस तरीके से ये
जो है कि एक न्यू रिवोल्यूशन की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में, जिसमें कि फिर से अभी हम ध्यान देने लगे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। और कुछ राज्यों में ये चीज़ जो शुरू हुई है, और सिक्किम में तो, सिक्किम को तो भारत का पहला जैविक राज्य का भी दर्जा दिया गया है, वहाँ पर इस तरह की खेती मुख्य रूप से हो रही है। तो अभी जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये हमें ज़रूरत है कि इस तरह की कुछ न्यू रिवोल्यूशंस आएँ और इन चीज़ों का कुछ समाधान हो सके। तो इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं कि राजस्थान का जो मैदान है, राजस्थान का जो मैदान है, राजस्थान का मैदान है, राजस्थान का मैदान क्या है कि यहाँ से जब हम पढ़ते हैं तो राजस्थान में हम जब पढ़ते हैं तो राजस्थान का मैदान है ऊपर, यहाँ से घग्गर से लेकर और ये राजस्थान तो बोलते हैं उसको मैक्सिमम, क्योंकि पार्ट इसका राजस्थान में है। बाकी ये यहाँ पर कच्छ के रण तक है। कहाँ तक है? कच्छ तक है, ये कच्छ तक है। ये यहाँ पर राजस्थान का जो मैदान है ये यहाँ तक है, राजस्थान का मैदान है, ये है पूरा अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में। ये जो दूसरा प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान प्लेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैदानी प्रदेशों में राजस्थान प्लेन है। तो राजस्थान प्लेन है, ये एक तरह से यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर की ये वर्षा रेखा यहाँ से गुजरती है करीब 25 सेंटीमीटर की जो ये वर्षा रेखा है, इसको दो भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा को क्या बोलते हैं? आइसो हाइट्स। तो आइसो हाइट है ये 25 सेंटीमीटर की आइसो हाइट है। इसके द्वारा जो पश्चिमी राजस्थान का जो मैदान है वो दो भागों में बंट जाता है। एक जो पश्चिम का जो है उसको बोला जाता है थार प्रदेश, ये तो है थार। और ये इसको बोलते हैं पूर्वी जो है इसको राजस्थान बांगर। अब इसमें भी चार हैं, इसमें चार कौन कौन से हैं? एक तो घग्गर का क्षेत्र है, घग्गर का प्रदेश है। एक शेखावाटी है, एक नागौरी हाईलैंड है, नागौरी हाईलैंड्स हैं, और एक लूनी बेसिन है। ये है, यहाँ पर कितनी है? 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से थार का जो प्रदेश है उसमें तो 25 से भी कम होती है। यहाँ पर क्या है? मुख्य रूप से सैंड ड्यून्स पाए जाएंगे। थार के रीजन में सैंड ड्यून्स हैं। और इस बांगर में मुख्य रूप से लूनी नदी है, और लूनी नदी की और सहायक भी है। और बहुत सारी जो लवणीय झील हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। सांभर है, डीडवाना है, कुचामन है, वो सारी झीलें हैं। इसके अलावा थार जो प्रदेश है, थार प्रदेश में आजकल जो है कि नेचुरल वहाँ पर रिसोर्सेज जो है, पेट्रोलियम है, जिप्सम है, उनके लिए भी विशेष रूप से, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर में जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के रिसोर्सेज काफ़ी पाए जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो है कि पेट्रोलियम और नेचुरल जो है कि जो प्राकृतिक गैस है उसके लिए विशेष रूप से इसका महत्व है। पेट्रोलियम है, डाबे वाला, चिन्ने वाला, घोटे वाला जो इसमें जैसलमेर में है। और तो बाड़मेर में भी इस तरह से कोई पेट्रोलियम के बहुत सारे हैं क्षेत्र हैं, उनको हम पढ़ेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तब इसको और विस्तार से हम देखेंगे। अभी इंडिया के जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो उसमें इसका इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना अभी, क्योंकि पूरा इंडिया को जब देखते हैं तो राजस्थान इतना बड़ा नहीं होता। जब राजस्थान को हम स्पेशली पढ़ेंगे तब इसके बारे में और हम समझेंगे तो विस्तार से। इस तरह से थार के रीजन में सैंड ड्यून्स हैं, पेट्रोलियम है, जिप्सम है, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर पानी की आपूर्ति के लिए क्या, कौन सी नहर निकाली गई? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। IGNP जिसको कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP का निर्माण किया गया। लिफ्ट नहरें भी हैं इसमें, और इसकी जो है बाकी और जो है सहायक नहर जो इससे निकाली गई हैं तो वो है। तो
इस तरह से IGNP के माध्यम से यहाँ पर पानी की आपूर्ति की गई। और सैंड ड्यून्स वगैरह हैं, और यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ हैं, शुष्क मरुस्थल, ये यहाँ पर डेजर्ट है एक तरह से, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इस तरह के यहाँ पर हैं। और यहाँ पर कुछ खास फसलें क्या होंगी, कुछ नहीं है यहाँ पर तो ज़्यादा। यहाँ पर तो ये क्या है कि ये इसका निर्माण पहले हो चुका था, निर्माण मीसोजोइक जो है मीसोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ था। तो मीसोजोइक काल में निर्माण हुआ था। यहाँ पर समुद्र के भी निक्षेप यहाँ पर पाए, समुद्र का भी यहाँ पर पहले क्या था कि जो अरब सागर का जो क्षेत्र है उसका पानी यहाँ पर उसके जमाव पाए जाते, उसका वहाँ पर जमाव पाए जाते, तो समुद्री निक्षेप कुछ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि फॉसिल्स जो है, जो यहाँ पर फॉसिल्स के जो है जो हमको अवशेष पाए जाते हैं, जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। जीवाश्म के अवशेष की वजह से ही तो यहाँ पर पेट्रोलियम है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर समृद्ध क्षेत्र हो गया अब, क्योंकि पेट्रोलियम और जो रिसोर्सेज की दृष्टि से देखें तो समृद्ध क्षेत्र हो ही गया। और बाकी जो बांगर क्षेत्र है इसमें तो ये जो चार जो उसके और सब डिविजन्स हैं, इसमें लूनी नदी मुख्य रूप से है। और जो सांभर है वो तो एक लैंड लॉक्ड, अगर खारी पानी की झीलों की बात में करें तो भारत की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है वो सांभर ही है। वैसे तो चिल्का भी है, वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो चिल्का है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में जो है। और प्राकृतिक लेक है वुलर। और कृत्रिम लेक की बात करें, कृत्रिम मीठे पानी की सबसे बड़ी जो लेक की बात करें तो वो है जयसमंद लेक है, जो कि किसमें है, उदयपुर में है। तो ये है, तो इस तरीके से ये सब चीजें हैं। और ये हमने ये पढ़ा। और राजस्थान में जब हम ये पढ़ रहे थे राजस्थान का प्लेन, तो राजस्थान में जैसे कि यहाँ पर सांभर जो लेक है, हाँ सांभर लेक है। सांभर लेक क्या है कि एक जो यहाँ पर अभिकेंद्रीय प्रतिरूप पाया जाता है। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का मतलब है कि ये सांभर लेक है जो मुख्य रूप से नागौर और जयपुर की सीमा पर है। तो सांभर लेक में क्या है, अभी नदियां इस तरह से गिरती हैं कि चारों तरफ से जैसे कि पहाड़ियों के बीच में कोई झील है और उस झील में नदियां आकर गिरती हैं चारों तरफ से। तो इस तरह का जो है ना वो उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, सेंट्रीपिटल पैटर्न है ये, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप है। तो इसमें जैसे कि इसमें जिस तरह की सीकर से इधर खारी नदी आती है, इधर यहाँ मनोरपुर से खंडेला वो मेंथा नदी आती है, इधर से यहाँ पर खंडेला आती है। यहाँ पे कौन सी है, खारी, ये कौन सी है, मेंथा नदी के पास ही यहाँ पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर कौन सी है, खारी, ये इधर खारी है, इधर खंडेल कहाँ गया, है ना। तो ये है, हाँ ये खारी रिवर है। यहाँ से क्या कौन सी है, खंडेला है, इधर अजमेर साइड से रूपनगढ़ आती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉलेज लेक्चरर में कि इसमें सांभर लेक में कौन कौन सी नदियां जो हैं अभिकेंद्रीय प्रतिरूप बनाती हैं। निम्न में से इनमें से तीन ऑप्शन इनमें से दे देगा, एक कोई और दे देगा। आप पूछ लेगा कौन सी नदी है जो सांभर लेक में नहीं गिरती, तो आपको जो गिरती हैं उनका बारे में पता होना चाहिए, तब नहीं गिरती के बारे में पता चली जाएगा। तो ये मुख्य रूप से खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़, इनमें से तीन ऑप्शन इनमें से दिए थे, एक कोई अलग ऑप्शन था। तो इस तरीके से सांभर लेक में ये चारों गिरती हैं। और अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, ये अभिकेंद्रीय प्रतिरूप इस तरह से ये अभिकेंद्रीय प्रतिरूप बनता है ना, उसको बोलते हैं बालसन। जो पहाड़ों के बीच में जब किसी झील में नदियां आकर गिरती हैं तो उसको बोलते हैं बालसन। इसको, अब ये सांभर लेक है वो बालसन का एक अच्छा उदाहरण है। बालसन ये इसको क्या बोल सकते हैं, बालसन बोलते हैं कि एक ऐसी झील जिसमें चारों तरफ से पहाड़ियों से नदियां निकलकर आकर गिरती हैं, तो उसको बालसन। और इसी तरह का एक अन्य जो इससे छोटा लगभग होता है उसको बोलते हैं प्लाया। जैसे कि कुचामन डीडमाना जो है प्लाया का उदाहरण है, कुचामन डीडमाना। तो प्लाया और बालसन जैसी इस आकृतियां अभी राजस्थान के मैदान में मिलती हैं। प्लाया, बालसन हो गया, बालू का स्तूप उधर धार में हो गया। तो उस तरह से तो वो है।
तो ये सब चीजें हैं जो राजस्थान के मैदान में। और राजस्थान के मैदान में जो जो पूर्वी जो राजस्थान का जो मैदान है उसको राजस्थानी बांगर बोलते हैं। राजस्थानी बांगर में वहां पर कुछ जगह राजस्थानी जो बांगर है, राजस्थानी बांगर का जो क्षेत्र है उसमें कुछ जगह पर जो उपजाऊ भूमि मिलती है, उपजाऊ भूमि है उसको रोही बोला जाता है। रोही, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, रोही क्या है? रोही पूर्वी राजस्थान के मैदान में जो उपजाऊ भूमि है उसको रोही कहा जाता है। तो रोही ये आपको याद रखना है। ये अभिकेंद्रीय प्रतिरूप है, बालसन है, प्लाया है, ये याद रखना है। और उसके अलावा 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा जो कि थार और राजस्थानी बांगर को अलग करती है। तो ये हमको समझना चाहिए और याद रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये है। वेजिटेशन यहाँ पर कंटीली झाड़ी, ज्यादा कुछ नहीं है वेजिटेशन के लिए, ये न्यून प्रदेश है, खनिज संसाधन है, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हमें याद रखनी है। इसके अलावा फिर हम जब पढ़ते हैं तीसरा जो इसका जो है, तीसरा है वो है गंगेटिक प्लेन। गंगेटिक प्लेन, गंगा का मैदान जो है, गंगा का मैदान है। इस गंगा का मैदान का हम मैप में तो देखेंगे ही, मैप से पहले इसका सब डिवीजन हम देख लेते हैं। ये क्या है? यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। यूपी, बिहार, इसका विस्तार कहाँ तक है? यूपी से लेकर, बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये है। यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल तक है। अब गंगा का जो मैदान है, जो यूपी के पश्चिमी दिशा में जो ये मैदान है ना, इसको बोलते हैं अपर गंगा का मैदान, उच्च गंगा का मैदान, अपर गंगा का मैदान है। और जो बीच में जो ईस्टर्न यूपी और बिहार का जो है ना, उसको बोलेंगे मिडिल गंगा का मैदान, मिडिल गंगा का मैदान है। और जो पूर्वी साइड में जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? लोअर गंगा का मैदान है, निम्न गंगा का मैदान है, लोअर गंगा का मैदान है ना। निम्न, मध्य और उच्च। उच्च गंगा के मैदान में जब हम देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो इसमें हमको दो तरह के जो क्षेत्र हैं वो हैं। एक तो है रोहिलखंड का प्लेन, इसमें क्या है? रोहिलखंड, रोहिलखंड का प्लेन है इसमें। रोहिलखंड के बाद में यहाँ पर एक, रोहिलखंड से जस्ट आपके पास में जस्ट आगे वाला जो है वो है अवध प्लेन। अवध प्लेन इलाहाबाद तक जो लगभग है, इलाहाबाद तक है। अब मिडिल गंगा के मैदान में जो है, मिडिल गंगा के मैदान को भी हम बांट सकते हैं। इसको किस तरह से बांटेंगे कि इसमें एक तो है, हाँ दो ही रहने दो, तो ये है, ये है। तो इसमें जो क्या है, एक तो पूर्वी यूपी है, पूर्वी यूपी का है। पूर्वी यूपी के बाद में एक बिहार है, ये इसमें क्षेत्र है। अब बिहार का जो क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, इसका भी अगर हम सब डिवीजन करें तो इसमें 3 तरह के जो मैदान आ जाते हैं। बिहार में सबसे पहले जो सारण डिस्ट्रिक्ट है, सारण प्लेन है, सारण प्लेन है। सारण प्लेन के बाद में जो बिहार के जो उत्तर में जो है ना, उसको बोलेंगे मिथिला, मिथिला का मैदान, मिथिला प्लेन है, मिथिला प्लेन, मिथिला प्लेन बोल देंगे। और जो बिहार के दक्षिण पूर्व में जो है उसको बोलेंगे मगध प्लेन, मगध। इसको भी हम मैप बना के समझेंगे लोकेशन, मगध प्लेन, मिथिला, मगध और सारण बिहार में ये। और ये तो बंगाल का फिर मैदान है, बंगाल का मैदान है, बंगाल, दार्जिलिंग, न्यू जलपाईगुड़ी, ये क्षेत्र इसमें। तो ये बंगाल मैदान है, बंगाल का मैदान है। तो इस तरीके से ये गंगा के मैदान का ये है क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, सब डिविजन्स हैं। इस तरह से इनको हम समझेंगे, एक एक को सबको समझेंगे, है ना। तो ये है, तो ये हो गया। इसको मैप की सहायता से अभी हम समझते हैं। तो ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसमें ये है, हाँ ये है, उत्तर भारत का जो मैदान है इसमें
हम सिर्फ अभी गंगेटिक प्लेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, गंगेटिक प्लेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, बाकी हमें अभी और किसी से मतलब नहीं है। तो ये है, ये जो क्षेत्र है गंगेटिक प्लेन का, जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इसको बोलते हैं रोहिलखंड। रोहिलखंड, रोहिलखंड प्लेन है ये। क्या है? रोहिलखंड प्लेन है, रोहिलखंड प्लेन के नाम से। और ये जो इसके बाद ये इलाहाबाद तक का ये क्षेत्र है, ये है अवध प्लेन। क्या है? अवध, अवध प्लेन, अवध प्लेन है। इलाहाबाद के बाद का जो ये क्षेत्र है, ये है ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी। और ये है बिहार। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ, ये यहाँ तक है अवध। इसके बाद ये है ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी के बाद में ये है बिहार। ये क्या है? बिहार। ये है ईस्टर्न यूपी और ये है बिहार। बिहार में अब तीन तरह से है, बिहार में तीन तरह से कैसे है? ये तो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र मान लो, ये किसका क्षेत्र है? वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है। बिहार में ऊपर का जो ये है मिथिला प्लेन, मिथिला प्लेन है, मिथिला प्लेन है। और जो ये दक्षिण पूर्व का ये जो क्षेत्र है ना, ये मगध का प्लेन है, मगध। और जो ये पूर्वी क्षेत्र है ना, ये है किसका? सारण प्लेन, इसको है सारण प्लेन। और बाकी ये तो बंगाल का जो प्रदेश है, ये बंगाल प्लेन। तो इस तरीके से ये है रोहिलखंड, अवध, मिडिल गंगा, अपर ये मिडिल गंगा में ये आ जाएंगे कौन कौन से? मिथिला, ईस्टर्न यूपी, और जो है सारण और मगध, और फिर बंगाल। अब इसमें क्या है कि इस पूरे प्रदेश में गंगा और इसकी सहायक नदियां हैं, गंगा और इसकी सहायक नदियां हैं। ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा अगर उनके बारे में हम सब पढ़ने लगे तो। नदियों के बारे में आगे पढ़ेंगे। इस पूरे प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं, और इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसमें जब हम ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं तो क्या होता है? वर्षा में क्या होती है? कमी होती है। वर्षा में क्या होती है? कमी, इधर कमी होती जाती है। इलाहाबाद के पास से लगभग क्या है? 100 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा निकलती है, उसके पूर्व में 100 से ज़्यादा और पश्चिम में 100 से कम वर्षा होती है। तो ये है, वर्षा में तो कमी होगी। वर्षा के बाद और इसकी जो विशेषताएं हैं, गंगा और उसके सहायक नदियां हैं, इलाहाबाद। हाँ, एक चीज़ ये है और है कि ये भारत का सबसे मैदानी प्रदेश में सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। इसमें अपर गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी मिलती है? अपर गंगा के मैदान में जो है तो दोमट ही है, सैंड, सिल्ट और क्ले, सैंड, सिल्ट और क्ले, इससे बनती है मिट्टी। तो जो अपर गंगा के मैदान में क्या है? सैंडी सॉइल है, सैंडी लोमी सॉइल है। मतलब लोमी सॉइल तो बोलते ही हैं इसमें। दोमट उपजाऊ मृदा है, जलोढ़क मृदा है, नदियों द्वारा अवसादों का यहाँ पर निक्षेपण हुआ है, तब इस मैदान का निर्माण हुआ है, तो सैंडी है। और फिर जो बीच में जो है वो है लोमी, उसमें सैंड, सिल्ट और 40-20-20 का अनुपात होता है लगभग। ये सबसे उचित अनुपात है। इस अनुपात में कोई मिट्टी है तो वो सबसे उपजाऊ है। तो यहाँ पर तो ये सबसे उपजाऊ मिलती है मिडिल गंगा में। कहाँ पर? मिडिल गंगा के मैदान में। और जो दक्षिणी गंगा का मैदान है वो है क्लेई सॉइल। क्या है? क्लेई सॉइल है। वहाँ पर क्या है? क्लेई में क्या होता है कि जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो जल धारण अच्छे से कर सकती है। तो यहाँ पर इस तरह से क्लेई मृदा है, क्लेई मृदा है। और ये है लोअर गंगा के मैदान में। क्लेई किसमें है? निम्न गंगा का जो मैदान है ना, उसमें है। और इसमें क्या है कि इलाहाबाद के बाद में जैसे कि ईस्टर्न यूपी और बिहार में जब जाती है तो ये गंगा नदी क्या बनाने लग जाती है? गंगा नदी जब यहाँ पर ईस्टर्न यूपी और जब बिहार में जब जाती है तो ये गंगा नदी क्या बनाने लग जाती है? मियांडर्स, मियांडर्स बोलते हैं, मियांडर्स, विसर्प बनाने लग जाती है। विसर्प मतलब
इस नदी में क्या है कि नदी का मार्ग है जो टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाता है और यहाँ पर इस तरह से ये विसर्ग बनते हैं। और जब इस तरह से घुमाव के बाद जब ये इस क्षेत्र को छोड़ने के बाद में जब ये नदी फिर से सीधी हो जाती है तो ये जो क्षेत्र जो बनता है इससे एक लेक का निर्माण होता है और इस लेक को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो ये है गोखुर झील। तो गोखुर झील भी यहाँ पर मिलती है, गोखुर झील भी यहाँ पर मिलती है। और मेयांडर्स नदियाँ मेयांडर्स बनाती है क्योंकि यहाँ पर स्लोप नहीं है ज़्यादा, तो वो ढलान होगी तो नदियों का पानी वैसे बहता जाएगा, परंतु यहाँ पर स्लोप है नहीं इतना, तो नदियाँ क्या बनाती हैं, मेयांडर्स बनाती हैं। और गोखुर झील भी यहाँ पर पाई जाती हैं और इसी वजह से स्लोप नहीं होने के कारण ही और यहाँ पर क्या है कि बाढ़ भी सर्वाधिक आते हैं, बाढ़ सर्वाधिक आते हैं। और बिहार में तो क्या है कि कोसी नदी को क्या बोला जाता है, कोसी रिवर जो है उसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक है। बंगाल का शोक कौन है, दामोदर नदी। इसी तरह आसाम प्लेन में जब देखते हैं तो आसाम का शोक क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर, वहां पर बाढ़ आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। और जो लोअर गंगा का जो मैदान है, लोअर जो गंगा का मैदान है उसमें बंगाल का मैदान है, वहां पर द्वार स्थलाकृति मिलती हैं। द्वार मतलब द्वार स्थलाकृति, बंगाल द्वार भी इसको बोलते हैं, बंगाल द्वार जो कि दार्जिलिंग न्यू जलपाईगुड़ी के जो क्षेत्र है इसमें मिलता है। अभी ये इसका रीजनल क्लासिफिकेशन है और जो नॉर्थ का जो हमें उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसका ये प्रादेशिक वर्गीकरण है। इस प्रादेशिक वर्गीकरण में हमने इसका सब डिवीजन हम ये देख रहे हैं। सब डिवीजन में हमने राजस्थान का मैदान हो गया, राजस्थान के बाद में हमने गंगा का मैदान, अपर गंगा, मिडिल, लोअर गंगा, इस तरह से हम पढ़ रहे हैं। इसके साथ में इसके बाद में हम इसका रिलीफ फीचर्स के आधार पर और एक वर्गीकरण है जिसमें भाबर, तराई, खादर, बांगर और डेल्टा, ये 5 भाग हैं। उसमें जब बांटेंगे तो उस तरह से और जो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहाँ पर इसके जो हैं वो क्लियर होते चलेंगे। किस किस तरीके से जो कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ वहाँ पर बनती हैं, वहाँ पर लोकल उनको क्या कहा जाता है, तो ये आगे सारी चीज़ क्लियर होंगी इसी के बाद। तो यहाँ पर जैसे बंगाल द्वार है तो ये है, तो इस तरह से ये गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है, इसका सब क्लासिफिकेशन इस तरह से होता है। और ये इसके बाद हम देखेंगे क्या, इसके बाद हम देख रहे हैं जो लास्ट हमारा ये है चौथा है, हमने 3 प्रदेश पढ़ लिए। चौथा है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र जो है कि दिहांग गॉर्ज जो है उससे अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग गॉर्ज से सांगपो बोलते हैं तिब्बत में, तो इसको दिहांग नदी बोलते हैं, इसको अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, आसाम में यहाँ से निकलती है। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं, जैसे कि यहाँ पर दिहांग है, दिबांग है, यहाँ पर लोहित है, यहाँ पर धनसरी है, यहाँ पर कपिली है, मेघना है, तिस्ता है, संकोस है, मानस है, सुबनसरी है, और कौन सी है, दिबांग इधर है, दिहांग इधर है, दिहांग रिवर भी है यहाँ पर। तो ये एक बार क्या है कि नदी का जिस तरह से फ्लो होता है, इधर है इस नदी का फ्लो, तो इस नदी के फ्लो को जब हम फ्लो की तरफ हम जब देखते हैं तो इसके दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां और बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां, इनके आधार पर कई क्वेश्चन आ जाते हैं। आईएएस के प्री में 2017 में एक क्वेश्चन आया था, इनमें से ही कोई दे दिया था कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट से मिलने वाली कौन सी नदी है या दाएं तट से मिलने वाली कौन सी नदी है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दाएं बाएं तट के आधार पर आपको नदियों की जो ये सहायक नदियां हैं इनको याद रखना है कि कौन नदी दाएं तरफ से मिलती है, कौन बाईं तरफ से मिलती है, तो ये जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी के जो दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, उनको भी याद रखना है पूरी तरीके से। तो ये नदियां हैं ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां हैं, इनसे निर्मित मैदान कौन सा है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और ब्रह्मपुत्र के मैदान में यहाँ पर आसाम में ही इसमें नदी के बीच में एक है माजुली द्वीप,
अब तो ये एक जिला बना दिया गया है, माजुली आइलैंड है, माजुली आइलैंड है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। नदी के अंदर द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा विश्व का द्वीप है, माजुली द्वीप है। और इसको आसाम में क्या बना दिया गया, एक जिला घोषित किया गया है। तो माजुली द्वीप के बारे में भी ये है। और यहाँ पर इसकी वजह से बाढ़ भी आते हैं। और ये बांग्लादेश में जाकर ये ब्रह्मपुत्र के बजाय किसके नाम से जानी जाती है, जमुना के नाम से इसको जानते हैं। तो ये नदी है, इसके सहायक, इसमें हिल्स वगैरह है, उसके बारे में आपने पढ़ लिया था पहले। और ये मैदानी क्षेत्र है, वर्षा इसमें सर्वाधिक होती है इधर, क्योंकि यहाँ का जो यहाँ पर जो वेजिटेशन भी है वो कौन सी वेजिटेशन है, यहाँ पर वेट एवरग्रीन वेजिटेशन पाई जाती है। आर्द्र सदाबहार वनस्पति, आर्द्र सदाबहार वनस्पति हमेशा क्या है, सदाहरित वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह की वनस्पति है। वर्षा 200-250 से प्लस होती है, यहाँ पर खूब वर्षा होती है। और डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बारे में बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर सबसे कम रहती है, जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम है। वनों की बात करें तो वन यहाँ पर बहुत हैं, लगभग नॉर्थ ईस्ट के जो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनमें वन बहुत हैं, वन संसाधन बहुत ज़्यादा, ग्रीनरी है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। और यहाँ पर स्थानांतरित कृषि जो होती है, वनों को काट काट कर वहाँ पर भूमि निकाली जाती है और उस पर खेती की जाती है। इस तरह की जैसे झूम कृषि उसको बोलते हैं। तो झूम एग्रीकल्चर भी यहाँ पर मिलती है। तो ये किसमें है, किसमें है, ये आसाम प्लेन में। तो इस तरीके से आसाम प्लेन के बारे में हमने ये सब पढ़ा है। और यहाँ पर क्या है कि हिमालय की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, वो हमने पहले पढ़ ही लिया था, क्योंकि यहाँ पर थ्रस्ट ज़्यादा था, दबाव ज़्यादा था, चौड़ाई कम है। तो इस तरीके से ये है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके अलावा कुछ संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर कुछ जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन, उसको कुछ रिलीफ फीचर्स, उच्चावच रिलीफ फीचर्स या फिर स्ट्रक्चरल संरचनात्मक कुछ फीचर्स के आधार पर भी उसका वर्गीकरण करते हैं। तो वो 4 वर्गीकरण है। एक है भाबर, एक है तराई, भाबर तराई, बांगर और खादर और डेल्टा। ये है संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर इसका वर्गीकरण है। भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। रिलीफ फीचर्स, उच्चावच, रिलीफ का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्चावच, उच्च प्लस अवच, अवच का मतलब नीचा क्षेत्र, उच्च का मतलब ऊंचा क्षेत्र। तो ऊंचा नीचा जो है उस स्थलाकृतियों के आधार पर वर्गीकरण है ये। उच्चावच के आधार पर वर्गीकरण है, ऊंच नीच के आधार पर वर्गीकरण है, कौन सा क्षेत्र ऊंचा है वहां पर कैसी क्या है, नीचा है तो उसमें कैसे क्या है, उन सब चीजों के आधार पर यहाँ पर वर्गीकरण ये है। स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर ये वर्गीकरण है। भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। हमने हिमालय के वर्गीकरण में जब देखा था, शिवालिक में कहा था कि तराई क्षेत्र में हिमालय शिवालिक ज्यादा है, तराई में ही है। परंतु यहाँ पर भी कोई क्षेत्र में अगर भाबर मिल गया तो उसको इंक्लूड करेंगे ही ना हम। उत्तर के मैदान में कोई क्षेत्र ऊंचा है, वहां पर भाबर जैसी स्थलाकृतियां हैं, तो इस क्लासिफिकेशन में तो उच्चावच में हम देखेंगे तो भाबर को भी इंक्लूड करेंगे। तो हमको इंक्लूड करना है, सारी चीजों को हमें देखते चलना है। विशेष रूप से जो चीज जहां पर मिलती है सर्वाधिक, वो एक अलग बात होती है। तो ये चीज है। तो हम जिस तरह से देखते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि ये लो, ये है हमारा कोई क्षेत्र है ना, ये हमारा कोई क्षेत्र हो गया। हाँ, पर्वतों से जब नदियां निकलती हैं, जैसे शिवालिक पर्वतमाला से जब नदियां निकलने के बाद में जब बॉल्डर्स जो होते हैं, चट्टानी टुकड़े होते हैं, उनका जब यहाँ पर हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में, अब हम शिवालिक हिमालय के नॉर्थ की बात करेंगे, हम शिवालिक की हम बात नहीं करेंगे। हिमालय के वर्गीकरण हमारा पूरा हो चुका वहां पर जो बात। अब हम उत्तर के मैदान में किस किस तरीके से स्थलाकृतियां कुछ मिलती है। जब शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में, हर जगह नहीं पर कुछ क्षेत्रों में, जब जैसे क्या होता है कि वहां पर भी जो कुछ पहाड़ों से जो नदियों के द्वारा जब कुछ पत्थरों के जो मोटे मोटे टुकड़े होते हैं वो लाकर जब यहाँ पर जमा किए जाते हैं,
मोटे मोटे ऐसे बोल्डर्स, इनको क्या कहा जाता है? बोल्डर। तो ये बोल्डर है, नदियों के मोटे मोटे जो ये नदियों के द्वारा लाए गए पहाड़ों से तोड़कर जो चट्टानी टुकड़े हैं, ये हैं बोल्डर्स। ये क्या है? बोल्डर्स। तो ये बोल्डर्स का जब यहाँ पर जमा हो जाता है तो नदियों का जो पानी है, जो शिवालिक हिमालय से निकलने के बाद में इनके नीचे चला जाता है, और नदियाँ यहाँ पर क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, नदियाँ यहाँ पर गायब हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र के बाद में जो थोड़ा तराई का क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र इसको बोलते हैं, तराई क्षेत्र में नदियाँ पुनः प्रकट होती हैं। भाबर के बाद में ये तराई क्षेत्र होता है। तराई में क्या है कि नदियाँ जो यहाँ पर विलुप्त हुई थी वो पुनः प्रकट हो जाती हैं। तो तराई में हम कह सकते हैं कि इतने मोटे मोटे बोल्डर्स तो होंगे नहीं, छोटे टुकड़े होंगे या और छोटे होंगे। बोल्डर के बाद जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रेवल या बजरी टाइप के या सैंडी या मिट्टी के, रेत के। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह का जमा होता है, बजरी या रेत जैसा जमा होता है, तो यहाँ पर नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं। उनको क्या बोलेंगे? तराई क्षेत्र है। तराई के बाद में जो क्षेत्र होता है, तराई के बाद में ये जो क्षेत्र है बांगर और खादर का, बांगर का मतलब है पुरानी जलोढ़ भूमि, जहां पर अब क्या है कि बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित नहीं है, वहां पर बाढ़ नहीं आता। बाढ़ का जो लाइन होता है कि भाई इस लाइन से ऊपर अगर नदियों का उफान है तो वो फिर बाढ़ आ गई, तो बाढ़ जैसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं होती। खादर में बाढ़ जैसी भी हो जाती है। नवीन जलोढ़ भूमि है, वहां पर पानी निरंतर रूप से आता है, अभी भी आता है। तो इसी में ही जैसे बीच बीच में क्या होता है, हो सकता है जैसे कि ये मान लो कुछ जो ये उच्च भूमि है बीच बीच में, इसको क्या बोल देंगे हम? बांगर बोल देंगे। यहाँ पर खादर की बजाय थोड़ी उच्च भूमि है, यहाँ पर बाढ़ जैसी सिचुएशन नहीं होती, पानी का निरंतर नियमित रूप से यहाँ पर नहीं आता, और इनके बीच में जो ये निम्न भूमि है ये है खादर है। ये क्या है? खादर है। ये क्या है? खादर है। ये खादर है। यहाँ पर नियमित रूप से पानी आता है और यहाँ पर बाढ़ जैसी सिचुएशंस भी बनती हैं। बाढ़ जैसी सिचुएशंस जैसे कि ईस्टर्न यूपी और बिहार में कोसी नदी के द्वारा क्या है? सर्वाधिक बाढ़ यहाँ पर कोसी नदी के द्वारा लाया जाता है, तो बिहार का शोक उसको बोलते हैं। दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? वेस्ट बंगाल का शोक बोलते हैं। इसी तरह जो आसाम में जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, वो वहां का शोक है। तो खादर हो गया। अब खादर के बाद में जब ये नदियां जब समुद्र में गिरती हैं तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, अपनी वितरिकाओं में बट जाती हैं। समुद्र में गिरने से पहले क्या है कि ये वितरिकाओं में बट जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। एक तो होती है ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है? नदी की सहायक नदी में मिलने वाली छोटी छोटी नदियां, उनको क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां। और जब नदी समुद्र में गिरने से पहले जब छोटी छोटी नदियों में विभाजित हो जाती है तो वो छोटी छोटी नदियों को क्या बोलेंगे? वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो वो हो गई डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जब गंगा नदी जब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जब यहाँ पर गिरती है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के आसपास यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये किसका है? जैसे गंगा नदी से कौन अलग हुई है? यहाँ पर हुगली नदी गंगा से अलग हुई है। तो हुगली क्या है? गंगा नदी की क्या है? ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी? तो वो ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, वितरिका है। तो इस तरह से ये है। यहाँ पर जब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। जब नदी समुद्र में गिरने से पहले वितरिकाओं में जब चेंज हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज में चेंज हो जाती है, तो उन डिस्ट्रीब्यूटरीज के क्षेत्र से जो निर्मित स्थलाकृति जो होती है उसको क्या कहते हैं? डेल्टा। उसको बोलते हैं डेल्टा, उसको बोलते हैं। अब ये क्या है? ये लैंड है, यहाँ पर क्या है? थोड़ी उच्च भूमि है, तो ये क्या है? डेल्टा टाइप। इस तरह से डेल्टा टाइप बन जाता है। ये क्या है? डेल्टा। तो खादर, बांगर, तराई और डेल्टा। अब पश्चिम बंगाल में यहाँ पर क्या है कि इस पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हम ये गंगा के मैदान के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। गंगा के मैदान और जो विशेष रूप से गंगा के मैदान और ये पूरे
उत्तर के मैदान के बारे में भी बात करें तो कहीं कहीं ये स्थलाकृतियाँ मिलती हैं। तो ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि वेस्ट बंगाल में इस तरह से ये डेल्टा जो हैं और यहाँ पर डेल्टा हैं और वितरिकाएं हैं और भी यहाँ पर कुछ गर्त पाए जाते हैं जिनमें थोड़ा जल भर जाता है और एक दलदली नुमा स्थलाकृति यहाँ पर बनती है। तो दलदल नुमा स्थलाकृति उन गर्तों में जब जल भर जाता है तो उनको बोलते हैं बील। उनको क्या कहा जाता है? बील। अभी इसके बाद ही देखते हैं कि जैसे कि ईस्ट मिडिल गंगा या लोअर गंगा, मिडिल गंगा या लोअर गंगा, इन क्षेत्रों में जब क्या होता है कि जो कुछ गर्त बनते हैं ना, उन गर्तों को क्या कहा जाता है? मिडिल गंगा के क्षेत्र में, मिडिल गंगा या लोअर गंगा जो है, मिडिल गंगा या लोअर गंगा का जो क्षेत्र है, मिडिल गंगा में हमने 3 तरह के पढ़े थे ना। मिडिल गंगा में ईस्टर्न यूपी का क्षेत्र है, ईस्टर्न यूपी का क्षेत्र के बाद में बिहार का क्षेत्र है। तो बिहार के क्षेत्र में क्या होता है? उसमें बिहार में, वहां पर बिहार में पटना, मोकामा, पटना के निकट कुछ गर्त जब बनते हैं ना खादर क्षेत्र में कुछ गर्त बनते हैं तो उनको बोला जाता है जल्ला बोला जाता है। और यहाँ मोकामा के पास कुछ क्षेत्र होते हैं उनको बोला जाता है टाल, जैसे कि मोकामा टाल बोलते हैं इसको, मोकामा टाल। ये कुछ गर्त हैं खादर क्षेत्र में ही, खादर क्षेत्र में ही कुछ गर्त जैसी स्थलाकृतियां बनती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? जल्ला और टाल। मोकामा पटना के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, पटना के पास, पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मोकामा। तो वहां पर मोकामा टाल है, जल्ला है। और लोअर गंगा में, वेस्ट बंगाल में जब देखते हैं तो इसी तरह के जल्ला और टाल की तरह ही कुछ जो गर्त बनते हैं ना, उन गर्तों को क्या कहा जाता है? बील। और इनमें जब पानी भर जाता है तब इनमें जाता है बील। इन गर्तों में पानी भर जाता है वो है बील। और मान लो कुछ तो ऐसे ये गर्त हो गए, इनमें पानी भर गया, ये तो हो गए बील। और इस पानी के पास में ये थोड़ी उच्च भूमि है, पानी यहाँ पे भरा है, इसके दोनों साइड में ये उच्च भूमि नहीं है क्या? ऊंची भूमि है थोड़ी। इसको क्या कहेंगे? इसको बील और इसको बोलते हैं चार। ये कहाँ पर बोलते हैं? बील और चार कहाँ पर बोलते हैं? ये वेस्ट बंगाल। बील और चार जैसी स्थलाकृतियां कहाँ मिलती हैं? वेस्ट बंगाल में मिलती हैं। तो मोकामा टाल है, पटना के पास जल्ला है, तो इस तरह की स्थलाकृति भी इस मैदान में मिलती हैं। तो इस तरह से इसका संरचनात्मक क्लासिफिकेशन या रिलीफ फीचर्स के आधार पर भी जो है कि भाबर तराई और खादर बागर और डेल्टा के रूप में इसका हम करते हैं। और इस तरह से ये हमारा हिमालय का रीजनल क्लासिफिकेशन पूरा हुआ। फिर जो है हमारा जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है या ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तर भारत का विशाल मैदान भी यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद हम आगे एक एक रीजन्स के बारे में पढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ये